नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करते हैं। पिछली कई वीडियोस में हमने जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं वो कवर किए हैं, और आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल न्यूज़ में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, कच्छातीवू आइलैंड, इसके बारे में कवर करेंगे। क्या इंडिया ने ये आइलैंड श्रीलंका को दिया था? क्या इंडिया का ये था आइलैंड, या ये डिस्प्यूटेड था? और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके क्या केस चल रहा है? ऐसे कुछ अहम मुद्दे आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये न्यूज में दोबारा क्यों आ गया है? क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कंट्री में बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रखा है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गलतियां खामियां हाईलाइट करती है। वो गलतियां चाहे अब करी हो चाहे पास्ट में करी हो। तो ऐसे ही जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो उस समय की रूलिंग पार्टी जब कच्छातीवू आइलैंड को हैंडओवर किया गया था, जो थी कांग्रेस, तो ऐसा कहना है बीजेपी का कि कांग्रेस ने ऐसे ही दे दिया था, बड़ी बेरहमी से या बड़ी बेदर्दी से दे दिया था इस छोटे से एक द्वीप को, जो कि बहुत ही छोटा है, करीब करीब 300 साढ़े 300 मीटर वाइड है और 1.5 किलोमीटर ये लंबा है। इस द्वीप पे हालांकि रहता कोई नहीं है, ये अनइनहैबिटेड है। ये अनइनहैबिटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर के सोर्सेज नहीं है। मतलब फ्रेश वाटर इन द सेंस जो हम डोमेस्टिक पर्पस में लेकर आते हैं, या फिर हम इंडस्ट्रीज के लिए लेकर आते हैं, यूज करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैथेड्रल यानी कि एक चर्च है। इस कैथेड्रल या चर्च का नाम है सेंट एंथनीज चर्च। और यहाँ पर हर साल जो लोकल कम्युनिटीज हैं, चाहे वो श्रीलंका से हो, ये श्रीलंका है, चाहे वो इंडिया से हो, तो इस रीजन में रहने वाले जो भी लोग हैं, तमिलियंस बेसिकली, वो आते हैं यहाँ पर साल में एक बार सेंट एंथनीज फेस्टिवल मनाने के लिए। और कच्छातीवू द्वीप आप देख सकते हो, ये इंडिया है, तमिलनाडु वाला पार्ट है। आगे वाले स्लाइड्स में और अच्छे से कवर हो, मैप आप देख पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे। और ये श्रीलंका का जाफना रीजन है, और यहाँ पर बीच में ये कच्छातीवू द्वीप है। सो देखते हैं कि क्या ये इंडिया का पार्ट है। ये एक्चुअली में इंडिया का पार्ट नहीं है। अब इंडिया ने इसको श्रीलंका को 1974 में हैंडओवर कर दिया था। असल में 1974 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को लेके अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री क्या होनी चाहिए। कायदे से, जैसे कि हम वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, UNCLOS के बारे में जब देखते हैं, तो उसमें जैसे कि ये इंडिया की कोस्ट लाइन है। अब इंडिया की कोस्ट लाइन से आप 12 नॉटिकल माइल्स चलोगे तो इसको इंडिया की ही टेरिटरी माना जाता है। इसको कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। अगर हम इंडिया की टेरिटरी से 24 नॉटिकल माइल्स जाते हैं, यानी कि फर्दर और 12 नॉटिकल माइल्स, इसको कहा जाता है कंटीगुअस जोन। यहां पे इंडिया के सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ इंटरनेशनल लॉज भी लगते हैं। और जो तीसरी लाइन होती है, इसको हम शोर लाइन से 200 से 250 नॉटिकल माइल्स, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसलिए कि यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, चाहे वो तेल हो, पेट्रोलियम रिजर्व्स हो, चाहे वो और कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाए इस रीजन में, उस पे उस कंट्री का हक होता है जिसका ये ईईजेड होता है। तो मतलब कि ईईजेड में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, बट वहां पे कुछ इंटरनेशनल लॉज लगते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो हमारे कंट्री के जो लॉज हैं वो सिर्फ पहले 12 नॉटिकल माइल्स तक ही लगते हैं, लागू होते हैं। मतलब ये पहले 12 नॉटिकल माइल्स माना जाता है कि हमारी ही टेरिटरी है, बस फर्क ये है वो समुद्र में। उसके अगले 12 नॉटिकल माइल्स जिसको कंटिगुअस जोन बोला जाता है, जो ये वाला जोन है, इसमें कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, और यहां पर भी ईजेड में भी कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं। बट उस सिचुएशन में क्या करें जब हमारा ईईजेड और दूसरी कंट्री का ईईजेड ओवरलैप कर रहा है, यानी कि जैसे कि ये इंडिया है और यहां पर श्रीलंका। अब श्रीलंका तो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही आ रहा है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये दोनों कंट्रीज, इंडिया और श्रीलंका, आपस में बैठ के सलाह करेंगी और अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री तय करेंगी। तो इस केस में अब क्या हुआ कि इंडिया और श्रीलंका ने अपनी आपस में सहमति से बाउंड्री तय करी और उस बाउंड्री को नाम दिया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। ये कह सकते हैं कि ये तमिलनाडु की इस कोस्ट से लेके यहां तक ही हमारा ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्यों है हमारा ईईजेड छोटा सा यहां पर? 200 नॉटिकल माइल तो नहीं है ये होगा कुछ ऐसे ही 10, 15, 20 नॉटिकल माइल। बट सिंस दूसरी कंट्री आ जा रही है ज्योग्राफिकली वहां पे, तो इसलिए दोनों कंट्रीज को अपना ईईजेड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। यहाँ पे ईईजेड कम हो गया है, श्रीलंका का भी और हमारा भी। अब वो हमने आपसी सहमति में मिलजुल कर किया है, और ये आपसी सहमति 1974 में, और एक फॉलो अप अग्रीमेंट भी हुआ था 1976 में। बट लार्जली 1974 में हमने ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन डिसाइड करी थी दोनों आपस में मिलके। एंड इस बाउंड्री लाइन के डिसाइड होने से कच्छातीवू आइलैंड जो है, जो ये रेड कलर की डॉट आप देख रहे हो, ये चला गया श्रीलंका की तरफ। और ये हमने जो इनके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री एग्रीमेंट करा था, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट करा था, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन था। मतलब कि इसमें जो उस समय की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये रेजोल्यूशन बस साइन कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन हो गए और ये बाउंड्री डिसाइड हो गई। पार्लियामेंट में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, इस पर कोई डिबेट नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, और एक टेरिटरी उनको चली गई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कच्छातीवू हमारा था और हमने उनको दे दिया? एक्चुअली में टेक्निकलिटीज में जाएंगे हम, तो कच्छातीवू हमारा नहीं था, कच्छातीवू डिस्प्यूटेड था, मतलब कि विवादित था। हम भी उस पे अपना क्लेम करते थे और श्रीलंका भी उस पे अपना क्लेम करती थी। एंड श्रीलंका का क्या क्लेम था पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंडीशंस पे भी आएंगे कि हमने जब उनको हैंडओवर किया तो क्या दो कंडीशंस रखी। श्रीलंका का क्लेम ये था कि श्रीलंका के ऊपर सन 1505 से लेके 1658 तक पोर्चुगीज ने रूल करा, पुर्तगालियों ने। और ये जो पोर्चुगीज थे, ये कच्छातीवू को अपने जुरिस्डिक्शन में मानते थे। कच्छातीवू पोर्चुगीज के हिसाब से, उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से श्रीलंका का पार्ट था, इसलिए पोर्चुगीज का भी वहां पे जुरिस्डिक्शन था। इंडिया का क्या क्लेम है इस आइलैंड पे? अब क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में जब पोर्चुगीज का रूल खत्म हुआ वहां पर, तो कच्छातीवू आइलैंड, एक वहां पर रामनाथपुरम करके बिल्कुल जगह है, जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये है रामनाथपुरम। ये एक प्रिंसली स्टेट था, यहाँ के राजा थे,
और कच्छातीवु द्वीप जो था उन राजा की जमीन का पार्ट माना जा रहा था। तो यानी कि ये रामनाथपुरम जो किंगडम था उसका बेसिकली हिस्सा था। तो राजा ऑफ रामनाथ यानी कि रामनाथपुरम का इसके ऊपर हक था क्योंकि ये उस राजा की जमीन का हिस्सा था। ये इंडिया का क्लेम है। फिर जी उसके बाद आ गए ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स इंडिया पे भी राज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स श्रीलंका में भी राज कर रहे थे। और कच्छातीवु आइलैंड सिंस एक विवादित टेरिटरी थी और उस पे राज बेसिकली ब्रिटिशर्स का ही था, वो एक कॉमन ओनरशिप वाली टेरिटरी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द आइलैंड वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय बोथ द कंट्रीज, मतलब दोनों कंट्रीज का वहां पर प्रशासन था। और रिकॉग्नाइज्ड इक्वल ओनरशिप विद श्रीलंका, श्रीलंका के साथ बराबर की ओनरशिप हमने रिकॉग्नाइज करी थी, इंडिया और श्रीलंका की बराबर ओनरशिप। फिर हमें मिली आजादी, श्रीलंका को भी मिली आजादी। श्रीलंका को 1948 में मिली, 1948 में, हमें 1947 में मिली। तब से इस आइलैंड के ऊपर जो ओनरशिप है वो कंट्रोवर्शियल है। और ये जो ओनरशिप का मुद्दा था ये 1974 के इस एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन जिसमें हमने ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बनाई थी, इसके तहत ये सॉर्ट हो गया था, मतलब रिजॉल्व हो गया था। कच्छातीवु पूरी तरीके से श्रीलंका में था। बट कच्छातीवु को श्रीलंका में देते हुए 1974 में इंदिरा गांधी ने दो कंडीशंस रखी थी। पहली कंडीशन ये थी कि जो इंडियन फिशरमैन है, मछुआरे जो हैं, जो मछली पकड़ने जाते हैं, उनको अपनी जो नेट्स है वो ड्राई करने की जरूरत पड़ती है। तो उन नेट्स को ड्राई करने के लिए ये फिशरमैन जो है, ये मछुआरे इस आइलैंड पे जा सकते हैं और श्रीलंका की नेवी या श्रीलंकन अथॉरिटीज उनको रोकेंगी नहीं। और दूसरा था कि जो सेंट एंथनीज फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट होता है हर साल, उस सेंट एंथनीज फेस्टिवल में इंडिया से लोग जा सकते हैं उस चर्च में, उस सेंट एंथनीज फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। एक दिन का फेस्टिवल होता है, विदाउट एनी वीजा या पासपोर्ट, बिना वीजा के बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस श्रीलंका ने एक्सेप्ट करी, कच्छातीवु उनका हुआ। बट ये हो तो गया दो कंडीशंस के साथ, बट सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। केस ये था कि उस समय की सरकार ने सिर्फ एकमात्र एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही ये आइलैंड हैंडओवर कर दिया श्रीलंका को। ना पार्लियामेंट में इसकी कोई चर्चा हुई, ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई बात हुई। तो 2013 में उस समय यूनियन गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट थी, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1974 में हैंडओवर किया था। तो उनका सीधा सीधा ये कहना था कि कच्छातीवु आइलैंड जो है वो एक कोई हमारी टेरिटरी नहीं थी। अगर हमारी होती, हम उन्हें दे रहे होते, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना बनता था। जैसे कि 2015 में हमने करीब करीब 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश को, सॉरी 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए और 51 उनसे लिए। इन सब में 40 किलोमीटर, 40 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी हमारी चली गई बांग्लादेश में। वो हमारी टेरिटरी गई जिसपे हमारा क्लेम था। उस केस में हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करा। बट गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमने अपनी टेरिटरी थोड़ी दी है, वो तो एक विवादित टेरिटरी थी, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता। और कच्छातीवु आइलैंड को वापस से श्रीलंका से लेने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। दिसंबर 2022 यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट पावर में थी, तब बीजेपी गवर्नमेंट ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको लेके राज्यसभा में एक टिप्पणी करी। उन्होंने बोला राज्यसभा में कि कच्छातीवु जो है वो श्रीलंका की साइड पे पड़ता है एंड इसके ऊपर हमारा ऐसा कोई अधिकार नहीं है। किस तरीके से वो दिया गया उनको, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज पे डिसाइड करेगा।
तो एक बड़ा नपातुला सा जवाब दिया और जो वो सही भी था। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज पे क्या जजमेंट देता है कि क्या वो तरीका सही था हैंड ओवर करने का कच्छातीवु को। तो ये चीज हमें ट्रैक रखनी चाहिए। बट हाँ, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये न्यूज में क्यों आया। ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि भी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अभी कंट्री में ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, ये सब चीजें हो रही हैं। एक तीर इधर से आ रहा है, दूसरा तीर उधर से आ रहा है, इस तरीके से बातें हो रही हैं। तो यह मुद्दा बीच में उठ गया। और भाई वहाँ की जो तमिलनाडु में जो फिशरमैन कम्युनिटी, उनको प्रॉब्लम होती भी है। वो जब वो अपने नेट्स सुखाने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो बेसिकली श्रीलंकन अथॉरिटीज़ उनको परेशान करते हैं। कईयों का अरेस्ट हो गया, कईयों के ट्रॉलर्स वगैरह जब्त कर लेते हैं, तो उनके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो चल रहा है उसकी वजह से न्यूज़ में। दूसरी चीज़ ये समझना है कि ये किस तरीके से हैंडओवर किया, कौन सा ऐसा वो अग्रीमेंट था, उस अग्रीमेंट में क्या सिर्फ कच्छातीवु के बारे में बात हुई? जी नहीं, एक बाउंड्री लाइन खींची गई जिसके तहत कच्छातीवु वहां चला गया। वो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही खींची गई। तो वो चीज़ जानना जरूरी है। और प्लस वो जो यूएन क्लॉज वाली चीज़, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो हमने पढ़ा, वो जानना जरूरी है। इतना जानोगे तो ये पूरा टॉपिक आपको होलिस्टिकली क्लियर हो जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स या फिर और वनडे एग्जाम्स के लिए जानना बहुत इनफ है। हाँ, कुछ ज्योग्राफी से सवाल आ सकते हैं कि ये कौन से स्ट्रेट में है। तो पाक स्ट्रेट जो आप देख रहे हो वहां पे, वहां पर पड़ता है ये कच्छातीवु आइलैंड। ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं अब आपको जल्द ही दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगा और बहुत सारे टॉपिक्स के साथ मिलता रहूंगा। कुछ और नई चीज़ें करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें एमसीक्यूज ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि एक स्टूडेंट का ये सजेशन आया था। तो जो टॉपिक होगा उस पर एमसीक्यू हम दे देंगे आपको एक बना के, और उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हम यही कह सकते हैं, मेहनत आपकी, रिजल्ट आपका, मार्गदर्शन हमारा। नमस्ते, जय हिंद।